नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का खास शो योर मनी। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही आपको बता दें, आप हमें 7045220000 पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप चाहें तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी आनंद राठी वेल्थ की म्यूचुअल फंड्स की हेड श्वेता रजानी। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और थैंक यू श्वेता से हम अपने दर्शकों के पोर्टफोलियो पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है, जो कि है इंफ्रा फंड्स में निवेश करने को लेकर। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से निवेश बढ़ रहा है। सड़क से लेकर रेलवे, पोर्ट्स और पावर जैसे सेक्टर्स में बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इस बढ़ते सरकारी निवेश में इंफ्रा फंड्स में निवेश करने की इन्वेस्टर्स के लिए कितनी संभावनाएं बन रही हैं या फिर बढ़ रही हैं, और निवेशकों के लिए क्या ये राइट टाइम है इंफ्रा फंड्स में निवेश करने का? इन सभी सवालों पर, सभी पहलुओं पर हम श्वेता से ही बातचीत करेंगे। तो श्वेता, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, इंफ्रा फंड्स, स्ट्रक्चर फंड्स की बात करें, ज्यादातर निवेशक जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये फंड्स किस तरह के होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। जी, बिल्कुल। तो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बहुत चर्चा में रहे हैं और पिछले कुछ सालों से, जब से ये गवर्नमेंट आई है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने काफ़ी फोकस किया है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता क्या है? बेसिकली ये एक सेक्टर फंड है जो उन कंपनियों में निवेश करता है जहाँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ब्रॉड बेस्ड होता है। ये एक फार्मा या आईटी की तरह नहीं है कि एक ही सेक्टर यहाँ होगा जहाँ आप निवेश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्चुअली देखा जाए तो 4 से 5 और सेक्टर जुड़ जाते हैं। बिकॉज़ कहीं भी अगर आप देख रहे हो, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, कहीं रोड, रेलवे, कहीं पावर की काम कुछ चल रही हो, कहीं ऑयल एंड गैस का कुछ काम चल रहा हो, पोर्ट बन रहा हो, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो किसी भी ऐसी कोई कंपनी हो गई जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, जैसे हो सकती है कि कोई कैपिटल गुड कंपनी हो गई या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में कहलाए जाते हैं। पावर कंपनियों को भी इसमें ही इंक्लूड किया जाता है। तो जहाँ-जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पार्ट माना जाता है और वहाँ वो निवेश करते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा श्वेता कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेक्टर है और काफ़ी बड़ा भी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो कई सारे दूसरे अहम सेक्टर हैं जो इसकी अम्ब्रेला के तहत आते हैं। तो जितना बड़ा ये सेक्टर है, क्या आपको लगता है उतनी ही बड़ी संभावनाएं निवेशकों के लिए है इसमें निवेश करने के लिए? देखिए दीपाली जी, यहाँ पे पिछले कुछ सालों में ना हमने देखा है काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। तो 5 साल पहले अगर मैं एयूएम की बात करूँ, यहाँ 10,000 करोड़ के आसपास का एयूएम होता था इन फंडों में। और आज के दिन पे फंड भी बढ़ गए हैं। आज के दिन पे करीबन 20 से 22 फंड अवेलेबल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में है, और एयूएम के हिसाब से हम देखें तो करीबन आज 45,000 करोड़ का एयूएम जुड़ चुका है इन स्कीम्स में। तो इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है। अब बात आती है कि जैसे मैं कह रही थी, ये एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर बहुत सारे सेक्टर आपको मिल जाते हैं जहाँ पे आप एक एक्सपोज़र ले सकते हैं। तो उसे देखते हुए हाँ, यहाँ थोड़ा इंटरेस्ट ऑफ कोर्स बढ़ सकता है, बिकॉज़ एक ज़्यादा कंसंट्रेशन रिस्क भी नहीं है, लेकिन एक ये प्योर डाइवर्सिफाइड भी फंड भी नहीं है। तो ये कहीं न कहीं एक बीच में आता है एज़ अ कैटेगरी। तो ओके, तो श्वेता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो पोर्टफोलियो में कितनी % हिस्सेदारी इंफ्रा फंड्स की रखी जा सकती है या फिर रखी जानी चाहिए? यहाँ पे मैं आपको ना कुछ डेटा पॉइंट्स बताती हूँ, क्योंकि देखिए हम बात तो कर रहे हैं एक सेक्टर फंड की वैसे,
तो 2-3 स्टडी हमने किए थे। मैं थोड़ा 2-3 मिनट लेके एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ एक्सपोज़र होना बिल्कुल। चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस सेक्टर में भी साइक्लिकलिटी होती है। कंसंट्रेशन है कि अगर निफ्टी में हम कहेंगे कि करीबन 11 सेक्टर होते हैं, तो आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड में अगर निवेश कर रहे हैं, वहां आपको 11-12 सेक्टरों में एक्सपोजर मिल जाएगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हो सकता है आपको 7 से 8 सेक्टर में एक्सपोजर मिलेगा। कैपिटल गुड्स हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गई, ऑयल एंड गैस, पावर, एनर्जी और थोड़ा बहुत बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां से आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो ये जैसे मैं कह रही थी बीच में आता ही है, ना एक कॉन्सेंट्रेटेड एलोकेशन है, ना एक कंप्लीट डाइवर्सिफाइड एलोकेशन है। पर यहाँ साइक्लिकलिटी प्ले आउट करती है, जो किसी सेक्टर फंड जितनी ज्यादा साइक्लिकलिटी नहीं है, लेकिन एक डाइवर्सिफाइड फंड जितना इवेंट आउट भी नहीं है। जैसे कुछ अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं, तो 2023-24 में जैसे आईटी फार्मा ने बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन 25 में वो शायद वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सेक्टर आप देखोगे कहीं ना कहीं वो एक एवरेज बीच में कहीं प्ले आउट करता है। बट विद इन दी सेक्टर बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही फंड चुने, क्योंकि जहां 2024 में 20 में से सारे 20 फंडों ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, 2025 में 2 ही फंडों ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। क्योंकि विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो अगर आपने बहुत ज्यादा कैपिटल गुड कंपनियां ली थी अपने पोर्टफोलियो में, तो आपने शायद थोड़ा ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। सो एक फंड का चुनाव करना बहुत जरूरी हो जाता है विद इन अ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जैसे फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी या मिड कैप एज अ कैटेगरी है, तो आप कहोगे ये मिड कैप ओवरऑल अगर नहीं अच्छा कर रहा, तो आप वो सेक्टर वो कैटेगरी को अवॉइड करा। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पिक एंड चूज हो सकता है। सो ये 2-3 चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगी कि साइक्लिकलिटी प्ले आउट करती है। तो अगर आप एकदम रिस्क अवर्स हैं, तो आप ये सेक्टर को अवॉइड करके एक डाइवर्सिफाइड बास्केट ही क्रिएट करें। लेकिन अगर आप एक मीडियम रिस्क ले सकते हैं, आप ऐसे निवेशक हैं, तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो ऐसा है जहां पे 3-4 सेक्टर में कंसंट्रेशन नहीं है, लेकिन करीबन 7 से 8 सेक्टर में आपने एक्सपोजर ले रखा है, तो वैसे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आप एक छोटी एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% की दे सकते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूं कि कुछ जो ऐसे फंड्स हैं, जैसे एसबीआई का एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, यहाँ पे आप देखोगे तो इनमें बैंकिंग है, इसमें जैसे रिलायंस है तो एनर्जी है पोर्टफोलियो में, पावर है, कैपिटल गुड है, इंडस्ट्रियल्स नेम है। तो इस तरह के अगर कोई फंड हो तो आपके पोर्टफोलियो में यहाँ थोड़ी बहुत एलोकेशन हो सकती है। लेकिन जरूर ध्यान में रखें कि यहाँ जो वॉलेटिलिटी होगी रिटर्न में, वो एक नॉर्मल फ्लेक्सी कैप या लार्ज मिड कैप फंड से बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इसीलिए हो सकता है यहाँ आपको इन फंड्स के साथ थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखना हो एज कंपेयर टू कोई भी जो दूसरा फंड होगा, जहां आप शायद 1-1.5 साल में रिव्यू करते होंगे। यहाँ अगर वो साइकिल आपके फेवर में नहीं है उस टाइम पीरियड में, आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ सकता है यहाँ। बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने समझाया। तो श्वेता, जो भी एक्सप्लेनेशन आपकी तरफ से दी गई है, तो उसके बाद क्या ये कहा जा सकता है कि जो इंफ्रा फंड्स होते हैं वो मीडियम टू हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इसलिए काफ़ी कॉशियसली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? जी, बिल्कुल। मैं कहूँगी कि अगर आप बिल्कुल ही रिस्क अवर्स हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप मीडियम टू अग्रेसिव इन्वेस्टर भी हैं और आप एक डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश कर रहे हैं, तो फिर ये एक आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छी एलोकेशन हो सकती है। ऑल राइट। अच्छा, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें निवेश करने का बेहतर तरीका आपके हिसाब से क्या है? क्या सिप के ज़रिए इसमें इन्वेस्टमेंट करें या फिर लमसम अमाउंट को ही इसमें निवेश कर देना चाहिए? देखिए, पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इंटरेस्ट चला है। गवर्नमेंट भी इसमें काफी फोकस कर रही है, प्राइवेट कंपनियों ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया हुआ है, और जैसे इंडिया इज राइट नाउ एक ग्रोइंग फेज में है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी हो रहा है। मैं कहूंगी अगर आपके पास आज फंड्स अवेलेबल हैं और जिस तरह से आज मार्केट की सिचुएशन है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ी हुई है मार्केट को। अगर हम देखें तो पीक लेवल से 10% कम लेवल पे है, गिरावट उतनी हुई है। तो अगर लमसम है आपके पास, आप जरूर लमसम ही निवेश करें।
लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आज आपके पास फंड्स नहीं है, लेकिन आपकी जैसी-जैसे मंथली सेविंग्स आ रही है, तो आप एसआईपी करें। बट प्रेफ़रेंस मेरा होगा कि अगर आपके पास लमसम है, तो ये बहुत अच्छा समय है लमसम अमाउंट निवेश करने के लिए। ओके। एक और सवाल मेरे मन में आया श्वेता, वो ये कि अगर हम जितनी भी अभी हमने बातचीत की है तो उसमें ज़ाहिर तौर पर आपने ये बताया कि इसमें दूसरे फंड्स के मुकाबले ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिलता है और रिव्यू करने की भी ज़रूरत आपको हर थोड़े समय के बाद लगती है। ऐसे में क्या इन फंड्स को लॉन्ग टर्म थीमेटिक निवेश के तौर पर ही देखना सही रहेगा? साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में जो इंफ्रा फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस अब तक किस तरह का रहा है? यहाँ अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की लॉन्ग टर्म की बात करूँ, मतलब अगर 3-5 साल का समय मैं देखूँ, तो यहाँ पे इन फंड्स ने आराम से आपको 12 से 15% के बीच में रिटर्न दी हुई है। और कुछ समय तो ऐसा चला है जब वो बहुत पीक पे साइकिल चल रही थी, गवर्नमेंट काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही थी, तो 20% के आसपास की भी जैसे हमने रिटर्न्स देखी है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ पर आप जो लॉन्ग टर्म में हमने 12-14% की रिटर्न देखी है, वैसी एक्सपेक्ट करें। तो एक लंबे समय में वो एक शायद आपको नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड के जैसा रिटर्न ही दे सकता है। क्योंकि जैसे मैं कह रही थी कि यहाँ एक सेक्टर नहीं होता, इसके अंडर करीबन-करीबन 6-7 सेक्टर होते हैं। तो इसीलिए एवरेजिंग आउट प्ले आउट हो जाती है। इसीलिए किसी भी पोर्टफोलियो में अगर 5 से 10% की एलोकेशन भी है, तो आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, जैसे आप किसी एक फार्मा फंड या आईटी फंड या ऑटो सेक्टर फंड में वैसे निवेश कर रहे होते हैं, जहाँ एक ही सेक्टर है। बेस पॉइंट ये है कि साइक्लिकैलिटी इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है एज़ कंपेयर्ड टू एनी अदर सेक्टर फंड, लेकिन एक प्योर डाइवर्सिफाइड फंड जैसा भी नहीं, तो करीबन-करीबन बीच में आता है। बिल्कुल। श्वेता, तो जिस तरह से आपने इस बात को सामने रखा और हम देख भी रहे हैं कि लगातार ईयर ऑन ईयर सरकार जो एलोकेशन है वो रिकॉर्ड एलोकेशन दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। तो ऐसे में जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपको लगता है कि निफ्टी 50 को इसने बीट किया है और आगे भी ये कर सकता है जो इसका बेंचमार्क है? अब जैसे आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है, हम देख रहे हैं 9 से 10% हर साल बढ़ता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और चीज ये होती है कि आप खाली गवर्नमेंट के कैपेक्स पे निर्भर नहीं होते। यहाँ ऐसा होता है कि प्राइवेट कैपेक्स या इंडिविजुअल कैपेक्स भी है जो काउंट करता है। प्राइवेट कैपेक्स की अगर हम बात करें, तो कंपनियां जो एक्सपैंड कर रही हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो सकती है एक्सपैंड कर रही हैं, या नया कैपिटल बिजनेस में डाल रही हैं। तो आज की जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट तो कर ही रही है काफ़ी टा साल से। हमने देखा है कि प्राइवेट कंपनियाँ भी थोड़ा-थोड़ा इसमें कैपेक्स बढ़ाने लगी हैं। और तीसरा जो मैं कहूँगी, इंडिविजुअल कैपेक्स। जब एक इंडिविजुअल घर खरीदने लगते हैं या लैंड खरीदने लगते हैं, तो अब वो साइकिल भी हम देख रहे हैं कि कुछ-कुछ पॉकेट्स में इंडिविजुअल कैपेक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो येस, एक मैं कहूँगी फ्रॉम द नेक्स्ट फ्यू इयर्स पर्सपेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। अब आपने पूछा कि बेंचमार्क से क्या ये बीट कर सकते हैं? तो हाँ, अगर हम पास्ट में भी देखें, तो यहाँ पे हमने भी कुछ स्टडी की थी कि कितने प्रतिशत फंड्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निफ्टी को बीट करते हैं। तो अगर मैं 2025 का साल देखूँ, तो बहुत ही कम फंड्स थे। करीबन 10% फंड्स ने ही अपने बेंचमार्क को या निफ्टी 50 को बीट किया था। लेकिन यही अगर मैं 2024 की बात करूँ, तो 20 फंडों ने सारे ही 20 फंडों ने निफ्टी को बीट किया था। उसके 1 साल पहले भी अगर मैं बात करूँ, तो सारे ही फंड्स ने निफ्टी को बीट किया था, और खुद का जो बेंचमार्क होगा निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वहाँ पे करीबन-करीबन 70% फंड्स ने अपने खुद के बेंचमार्क को बीट किया था। तो लंबे समय में क्या ये निफ्टी को बीट कर सकते हैं? मेरी राय ये रहेगी कि विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये निफ्टी 50 को बीट कर पाएँगे। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच श्वेता, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इस पूरे टॉपिक पर हमारे दर्शकों को जानकारी दी और अब हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ना शुरू हो गए हैं। अब सीधा उनके पोर्टफोलियो पर ही आपसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं राजस्थान से किरित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए। मैडम मैडम मैंने आपको जो भिजाया था, जैसे पूरे फंड्स के बारे में, तो इसमें से कोई फंड में निकलना चाहिए या और कंटिन्यू करूं इस फंड में?
ऑल राइट, तो एक नज़र डाल लेते हैं श्वेता इनके पोर्टफोलियो पर। पहले इनकी उम्र की बात करें तो 49 साल इनकी उम्र है और ये अभी जो मंथली सिप कर रहे हैं वो 39,000 की कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 12 लाख तक पहुंच गई है और इनका लक्ष्य ये है कि 5 से 10 साल में ये 2 करोड़ का कॉर्पस हासिल कर ले। और पोर्टफोलियो में फंड्स पर एक नज़र डाल लेते हैं तो SBI फोकस इक्विटी फंड में ये 5500 का सिप कर रहे हैं। SBI निफ्टी 200 में भी इनका निवेश है। साथ ही साथ पारिक फ्लेक्सी कैप में 5000 और SBI मल्टी एसेट एलोकेशन में 4500 का इनका हमें एलोकेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरे फंड्स पर भी एक नज़र डाल लें तो इसमें HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स शामिल है जिसमें 4000 की सिप है। HDFC मिड कैप ऑप्स फंड में भी 1500, एक्सेस मिड कैप फंड में 4000 और वही SBI कॉन्ट्रा फंड में भी ये 1500 का निवेश कर रहे हैं। तो ये जानना चाह रहे हैं, कई सारे फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो बास्केट में रखे हुए हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं कि सिलेक्शन क्या इनका सही है, किसको रखना चाहिए या किससे एग्जिट ले लेना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए खास तौर पर जो इन्होंने लक्ष्य रखा है उसको हासिल करने के लिए। जी किरीट जी, सबसे पहले मैं आपके लक्ष्य पे आती हूँ। देखें, आप 2 करोड़ का एक कॉर्पस टारगेट कर रहे हैं, करीबन 10 साल का समय है आपके पास। तो आज के दिन पर जो आप SIP कर रहे हैं, अगर आप यही SIP जारी रखेंगे तो मेरे हिसाब से आप करीबन एक 1.25 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है अपनी SIP को बढ़ाना हर साल, जिसे हम कहते हैं स्टेप अप करना, तो मेरे हिसाब से अगर आप 15% से अपनी SIP को स्टेप अप करेंगे तो आप 2 करोड़ के लक्ष्य पे आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरी एक चीज, लक्ष्य तक आसानी से पहुंचने के लिए आपके पोर्टफोलियो में जैसे कोई मल्टी एसेट फंड है। अब मैं समझ रही हूँ कि ये आपका पूरा इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है और आपके पास डेट, चाहे FD के रूप में, PPF, NSE किसी भी फॉर्म में थोड़ा डेट हो सकता है। तो अगर ये प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो है तो आप मल्टी एसेट फंड अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके पोर्टफोलियो में काफी सारे मैं देख रही थी इंडेक्स फंड है। अब इंडेक्स फंड एक इंडेक्स जितना ही रिटर्न देगा, लेकिन अगर आप एक एक्टिव फंड में निवेश करें तो वहां 1 से 3% ज्यादा रिटर्न हमने देखा है बनती है। तो सारे ही जो इंडेक्स फंड है, आप वहां SIP रोक के जो भी लमसम वैल्यू आपकी वहां जमा हुई है उसको निकाल सकते हैं अगर 1 साल के ऊपर हो गया हो तो। दूसरा, 10 साल का समय है आपके पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा आप मिड स्मॉल एलोकेशन भी बढ़ा सकते हैं। 10% के आसपास आप लार्ज कैप से निकल के मिड स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो मैं फंड्स आपको बता देती हूँ जो तीनों चीजें मैंने आपको कही, उसे बैलेंस आउट कर लेगा। तो फंड्स जहां आप अपनी SIP रोकें, ये हो गई ICICI का मल्टी एसेट फंड और आपके पास SBI का एक मल्टी एसेट फंड है। इसके अलावा जहां आप SIP रोकें और अब जहां 1 साल के ऊपर हो गया है वो आप वैल्यू भी निकाल दें। एक्सिस का मिड कैप, HDFC निफ्टी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक आपके पास UTI का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है और एक बैलेंस एडवांटेज फंड है आपके पास UTI की, उससे निकालें। इसके अलावा आपने कोटक का एक गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड लिया है। देखिए, फंड ऑफ फंड में थोड़ा फंड का खर्चा ज्यादा होता है, तो अगर आपने गोल्ड सिल्वर एक्सपोजर चाहिए, आप गोल्ड ETF ले लें, वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा सस्ता होगा एज कंपेयर टू द फंड ऑफ फंड जो आपके पास है। इन फंड्स से निकालें और इनके जगह पे जो फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, DSP का लार्ज एंड मिड कैप फंड, ICICI प्रू का एक डिविडेंड यील्ड फंड, इन्वेस्को का फोकस फंड ले सकते हैं और कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। तो 4 फंड आप ऐड करें, करीबन 7 से 8 फंड आप निकालें तो एक कंसाइज थोड़ा पोर्टफोलियो, अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बन सकता है। ऑल राइट, तो किरीट जी को एक तो स्टेप अप की सलाह यहाँ पर दी गई है श्वेता जी की तरफ से, 15% स्टेप अप आप करें और साथ ही साथ ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो को स्क्रूटनाइज करने की, किन फंड्स को रखना चाहिए, कहाँ से एग्जिट ले लेनी चाहिए, ये सभी सलाह आपको दी गई है किरीट जी। चलिए श्वेता, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं और जल्द ही वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योर मनी में, और योर मनी में लगातार हमारे शो में मौजूद है श्वेता, जो कि बातचीत कर रही हैं, दर्शकों के पोर्टफोलियो पर सलाह दे रही हैं
और श्वेता, अब कुछ हम पोर्टफोलियो पर चर्चा करेंगे, खासतौर पर वो व्यूवर्स जिन्होंने हमें एसएमएस के जरिए ये जानकारी पहुंचाई है। तो परमजीत सिंह जी हैं चंडीगढ़ से, इन्होंने हमें एसएमएस के जरिए अपना पोर्टफोलियो और इसकी जानकारी भेजी है। इनकी उम्र 54 साल है और ये अभी जो मंथली सिप कर रहे हैं ये 80,000 की कर रहे हैं। और पोर्टफोलियो वैल्यू की बात करें तो 12 लाख है और निवेश अवधि ये 5 से 10 साल की रखते हैं। एक नज़र इनके पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं, क्या इनका फंड सिलेक्शन है वो भी देख लेते हैं। तो अभी ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रो रिटायरमेंट फंड में 30,000, निपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन में 20,000, यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स में इनकी 15,000 की सिप है। साथ ही साथ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 10,000, एचडीएफसी मिड कैप फंड में 5,000 की ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या आपकी तरफ से सलाह रहेगी, कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो, और जो इनकी निवेश अवधि है वो 5 से 10 साल है ही? जी, इनका पोर्टफोलियो मैं भी देख रही थी और मैंने कुछ गणित की थी इनके पोर्टफोलियो पे। देखिए, ये जिस हिसाब से आज एसआईपी कर रहे हैं, ये करीबन एक 90 लाख के आसपास के एक लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। अब अगर ये थोड़ी एसआईपी अपनी स्टेप अप कर पाए, हालांकि ये 54 इयर्स हैं तो मुझे श्योर नहीं है ये कितनी स्टेप अप कर पाएंगे, लेकिन अगर 10% से भी अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हैं तो करीबन 1 करोड़ के गोल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। पोर्टफोलियो इनका मैं कहूंगी थोड़ा बहुत चेंज बदलाव करने की जरूरत है। एक्सपोजर स्टैंड पॉइंट से मैं देख रही थी कि हर एएमसी में थोड़ी कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा है। तो परमवीर जी, आपके लिए सबसे पहले मेरी सलाह है कि आपने जो इंडेक्स या ईटीएफ फंड ले रखा है उससे आप एसआईपी रोकें, और वो अगर 1 साल के ऊपर है तो वहां से आप जितनी भी वैल्यू है उसे निकाल दें, एक एक्टिव फंड में रखें। देखिए, इंडेक्स फंड में आपको इंडेक्स फंड जितना ही रिटर्न मिल सकता है, लेकिन एक फंड मैनेजर को दे दें एक्टिव मैनेजमेंट के लिए, तो वहां पे वो 2-4% की एक्स्ट्रा रिटर्न आपके लिए जनरेट कर सकता है। तो सबसे पहले आपके पास जो ये यूटीआई का निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स फंड है उसे आप निकाल दें। दूसरा मल्टी एसेट फंड है, रिटायरमेंट फंड है, दोनों ही मैं कहूंगी एक तरह से हाइब्रिड फंड है, इक्विटी डेट दोनों ही रहता है पोर्टफोलियो में। ये अगर आपका प्योर इक्विटी फंड ये पोर्टफोलियो है तो यहाँ आप प्योर इक्विटी फंड में रखें। डेट आपके पास किसी ना किसी फॉर्म में और होगा, हो सकता है एफडी में, इंश्योरेंस, पीपीएफ, किसी भी तरह से। तो आपको यहाँ हाइब्रिड फंड की जरूरत नहीं है, प्योर इक्विटी फंड। कुछ फंड्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड, कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड, कोटक का मल्टी कैप फंड और इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड। कोटक का मिड कैप फंड भी आप ले सकते हैं पोर्टफोलियो में। एनीवेज आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप थोड़ी ज्यादा है तो मिड स्मॉल कैप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। हमारे पास 5-10 साल का समय है, रिटर्न में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। ऑल राइट, तो रिवाइज करने की ज़रूरत है आपको पोर्टफोलियो का, और अगर हो सके तो आप 10% तक टॉप अप भी कर सकते हैं। तो श्वेता, वक्त योर मनी में आज इतना ही है। थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ मौजूद रहीं, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप हमें अपने सवाल भेजते रहें। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं श्वेता के टॉप 4 फंड्स।